आपके सवालों का स्वागत है। अगर सवाल इसी से जुड़े रहे तो मैं बहुत अनुग्रहित रहूंगी। वायुसेना उपाध्यक्ष के द्वारा जो बातें कही गई कि 81% आपूर्ति जो है पाकिस्तान को चीन के द्वारा किया जाता है, क्या आपको लगता है इसके बाद चीन के साथ भारत को संबंध तोड़ लेना चाहिए, या विदेश मंत्री चाइना गए हैं उनको नहीं जाना चाहिए था? मुझे ऐसा लगता है कि विदेश मंत्री जिस तरह की गलबैयां करते हुए दिख रहे हैं, विदेश मंत्री उस मीटिंग के बाद जो चिरौरी करते हुए दिख रहे हैं, विदेश मंत्री जो उसके बाद उनकी तारीफ करते हुए दिख रहे हैं, वो कतई नहीं हो सकता है। हमारे देश में ये कैसा वक्त है कि सेना कह रही है कि हम पाकिस्तान और चाइना से मिलकर लड़ रहे थे, और विदेश मंत्री ये क्लेम कर रहे हैं कि सब चंगा नहीं है, आप ये लल्लो चप्पो बंद कर दीजिए चीन की। क्योंकि हमारी सेना के शूरवीर सैनिक ये कह रहे हैं कि चीन मुस्तैदी से पाकिस्तान के साथ खड़ा था, उसको हथियार दे रहा था, उसको नेटवर्क इंफॉर्मेशन दे रहा था, रियल टाइम इंटेलिजेंस की खबरें दे रहा था। तो आप सेना का बार बार अपमान क्यों करते हैं? आप सेना का मनोबल क्यों तोड़ते हैं? मुद्दा इस बात का है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्योति मल्होत्रा का नाम जब से सामने आया है, बीजेपी की तरफ से एक सुई टपक सन्नाटा बना हुआ है। एक वीडियो है जिसमें वो अपने आप को हरियाणा बीजेपी का बता रही है। तमाम बीजेपी के फंक्शंस अटेंड कर चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको इनवाइट किया है। अपने मन से तो नहीं पहुंच गई होगी वंदे भारत के इनॉग्रेशन पे, और मंत्री जी के साथ और अध्यक्ष जी के साथ फोटो खींच रही है। तमाम जगह से उसको इनवाइट किया गया है, और उसके बाद अगर उसको पकड़ा गया है, और ये सर्वविदित है कि उसके हैंडलर पाकिस्तान हाई कमीशन में बैठे थे, वो पाकिस्तान गई, उसके फोन पर पाकिस्तान के संदिग्ध लोगों के नंबर दूसरे नामों से सेव थे। तो अब सवाल इस बात का है कि उसको कौन बचा रहा है, उसके ऊपर पर्दा कौन डाल रहा है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है, ये तो पूरा देश जानना चाहता है। पूरा देश जानना चाहता है कि एक महिला है जो मंत्री जी के साथ फोटो खिंचा रही है, जो आपके इवेंट्स में बैठी है, जिसकी पाकिस्तान हैंडलर के साथ तस्वीरें हैं, इसको कौन बचा रहा है? इन दो तस्वीरों को एक साथ कैसे देखा जा सकता है? एक तस्वीर है जहां पर बीजेपी के मंत्री के साथ वो बैठी होकर फोटो खिंचा रही है, एक तस्वीर है जो पाकिस्तान हैंडलर के साथ है, वो पाकिस्तान हाई कमीशन में, इसको हमने अंततोगत्वा देश से निकाला था दानिश को। ये दोनों चीजें हो रही हैं, और इसमें बिल्कुल सुई टपक सन्नाटा है। कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। सरकार क्या कर रही है पता ही नहीं है। मई से इसको अरेस्ट किया गया, जुलाई आ गया। काफी रिपोर्ट चली हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि ज्योति मल्होत्रा जो केरल गई थी, वो वहां की गवर्नमेंट गेस्ट के तौर पर गई थी। केरल गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था, गवर्नमेंट गेस्ट के तौर पर गई थी, उसको जो है सारी सुविधाएं दी गई थी, यहां तक कि उसको पेमेंट किया गया था। तो ये तस्वीर जो है संभवतः उसी दौरान की है, ये शायद आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, केरल के दौरान की। तो वो गवर्नमेंट गेस्ट थी, और ये आरटीआई में रिवील किया गया था, डेटा सामने आया था। दूसरी चीज जो चीन को लेकर के आप लोगों का कहना है, तो ये मुद्दा जो संसद में भी कई बार उठा, जहां पर जो है बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि कांग्रेस जो है चीन के साथ में एमओयू साइन करती है, राहुल गांधी के ऊपर हमलावर रही है लगातार बीजेपी। संसद में सवाल उठाया गया कि आखिर राहुल गांधी चीन के इतना करीब क्यों है। तो आप लोग बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी जो है कांग्रेस के ऊपर वही आरोप लगा रही है। इन बेतुकी बातों का कोई मतलब है? 11 साल से सत्ता में आप हैं, चीन के साथ गलबैयां आप कर रहे थे, महाबलीपुरम में शहनाई आप सुन रहे हैं, साबरमती के तट पे झूलों में पींगे आप लगा रहे हैं, कभी वेष्टी पहन के खड़े हो जाते हैं, कभी नारियल पानी लेके खड़े हो जाते हैं। गलवान में 20 जाबाजों की शहादत का हमने क्या बदला लिया? हमने चीन को क्लीन चिट दी कि कोई घुसा हुआ नहीं है। गलवान की शहादत के बाद जब पहली बार मोदी जी शी जिनपिंग से मिले, वो पीछे से आ रहे थे, ये भोजन कर रहे थे, भोजन छोड़कर लाल शर्ट पहनकर जी हजूरी करने लगे बाली में। अरे लाल आंख दिखाने का वादा किया था, लाल शर्ट पहनने का वादा नहीं किया था, लाल कालीन बिछाने का वादा नहीं किया था। और अब जब 28 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, पाकिस्तान से ट्रेन टेररिस्ट आए, उन्होंने इसको अंजाम दिया, एक टेररिस्ट को आप गिरफ्तार नहीं कर पाए। असलियत इस बात की, और आप लोग भी ये सवाल नहीं पूछते, बड़ी बड़ी डींगे हाकी जा रही हैं। और आज हमारे सेना के उपाध्यक्ष अगर ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं, हम पाकिस्तान और चीन से लड़ रहे थे, पाकिस्तान से फ्रंट था, तो विदेश मंत्री किस मुंह से ये कह सकते हैं हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, हमारे संबंध सुधरते जा रहे हैं? अरे आपके और मोदी जी के संबंध सुधर रहे होंगे चीन से, इस देश को आपके चीनी प्रेम का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये बेतुकी बातें जो बीजेपी करती है कि फलाने ने कुछ कर लिया, राहुल जी ने एक बार नहीं 10 बार आपको आगाह किया था
कि पाकिस्तान और चीन का साथ आना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, हमारी सरहदों की सुरक्षा के लिए घातक है। आप तब भी यही बेतुकी बातें कर रहे थे और उसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। और अब जब सर्वविदित है कि चीन ने पाकिस्तान की पूरी मदद करी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमारा नुकसान हुआ, हमारे जेट्स का नुकसान हुआ, आप अभी भी कह रहे हैं हमारे रिश्ते सामान्य हैं। मोर पिया मोर नाम ना पूछे, मोर सुहागन नाम। असलियत यह है, यह असलियत है। चीन आपको तवज्जो नहीं दे रहा है। आप लपके लपके चीन से कह रहे हैं बहुत हमारे अच्छे रिलेशन है। वो वन साइडेड लव जो है ना, उसका खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ता है। ये एक तरफा प्यार की जो मोहब्बत है मोदी जी की, ये सिर्फ चीन ही के साथ है और चीन इसका खूब फायदा उठाता है और इस एक तरफा मोहब्बत का खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। मैम, ज्योति मल्होत्रा सिर्फ एक बार नहीं, ज्योति मल्होत्रा 6 रेल मंत्रालय के कार्यक्रमों में शामिल हुई थी। एक केरल में वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह में गई थी। इसके अलावा हैदराबाद विशाखापट्टनम में गई थी, जहां पर वर्चुअल रूप से असल में मोदी जी भी जुड़े थे। तो जहां पर प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं, वहां पर आप ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जिनका आपको बैकग्राउंड ही नहीं पता है, जो पाकिस्तान के हैंडलर से हैंडल हो रहे हैं। तो ये जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश है ना कि भैया राज्य सरकार पे फोड़ दो, जिसने बुलाया उससे भी सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन आपके तो मान्यवर 6 कार्यक्रमों में शामिल हुई हैं। वीडियो में कह रही है हरियाणा बीजेपी से आई है पासपोर्ट दिखाते हुए। अब उस पर भी तो चुप्पी तोड़िए। मैम, जवाब तो बहुत सारे चाहिए। पिछले 10 साल से कोई जवाब नहीं मिल रहा। पुलवामा में 40 परिवार भी आज भी पूछ रहे हैं, सिर्फ यही 28 परिवार नहीं, उसका भी जवाब नहीं मिला। कभी मतलब बहुत सारी चीजें, जवाब तो किसी चीज से दे नहीं रहे हैं। आप कैसे सोचते हैं कि ये जवाब देंगे किसी भी तरह का? हम इस देश का एक जिम्मेदार विपक्ष है। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, एक सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हमारी ड्यूटी है कि जो लोगों के मुद्दे हैं हम उन मुद्दों को उठाएं। 28 लोग, मासूम लोग इस देश के शहीद हो गए क्योंकि पहलगाम में आतंकियों ने आकर धुआंधार गोलियां चलाई। वो आतंकी आज कहां हैं? सरकार इस बात का जवाब नहीं देगी तो क्या यह सवाल पूछा नहीं जाएगा? उन परिवारों ने शहीद का दर्जा मांगा, आपने नहीं दिया। आपको पहलगाम और पुंछ जाना चाहिए था, आप नहीं गए। 17 मासूमों की जान पुंछ में गई है, आपकी ना अकर्मण्यता के चलते गई है। आपने जब स्ट्राइक किया, आपको वहां से गांव खाली कराने चाहिए थे। आपके चलते 17 में से, जिसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, शहीद हो गए। तो आज सवाल इस बात का है कि ना आपका जब जाना था पहलगाम, आप बिहार घूम रहे थे, आप बॉलीवुड के कार्यक्रम में मुंबई में घूम रहे थे, आप केरल और आंध्र में बैठकर मंच पे हंसी ठिठोली कर रहे थे, आप दुनिया भर में मेडल इकट्ठा कर रहे हैं। देश का क्या फायदा हो रहा है इसमें? और मेरा अपना मानना है कि इन सवालों को उठाना जरूरी है। अगर सवाल नहीं उठाए जाएंगे, सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तो क्या लोकतंत्र का मुंह बंद करके मुंहबंदी भी कर दी जाएगी? अब हम सवाल सड़कों पे उठाते हैं, हम सरकार प्रेस के माध्यम से उठाते हैं, हम सरकार से सवाल सदन में उठाते हैं, लेकिन सवाल उठाना थोड़ी बंद हो जाएगा। व्हाट इज द इशू? चीन के साथ संबंध जो है वो लगातार जो एलएसी के बाद खराब हुए थे, वो सामान्य होना शुरू हुए प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद। कजान में जो मुलाकात हुई थी, संबंध ये आप कह रहे हैं या विदेश मंत्री कह रहे हैं? नहीं, मैं जो स्थिति है वो बता रहा हूँ। आपको लगता है चीन से हमारे संबंध सामान्य हो रहे हैं? हाँ, नहीं, आप कह रहे हैं, विदेश मंत्री कह रहे हैं। कजान में प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। ये कह रहा हूं कि अभी आप चीन के साथ जो नजदीकियां भारत की बढ़ रही हैं, विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री की, आप जो कह रही हैं, आप पहलगाम आतंकी हमले की वजह से चीन और भारत की नजदीकियों पे सवाल उठा रही हैं, या भारत और चीन के जो संबंध पिछले कुछ महीनों से बढ़े हैं, करीब आ रहे हैं, उस पर सवाल उठा रही हैं? जिन पिछले कुछ महीनों की आप बात कर रहे हैं, उसमें पहलगाम की टेरर स्ट्राइक हुई, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। 4 दिन तक हमारी शूरवीर सेना पाकिस्तान को सबक सिखाती रही, और पाकिस्तान को नहीं, हम तो चीन से लड़ाई कर रहे थे। चीन ने उनको हथियार दिए, वर्ल्ड क्लास हथियार दिए, चीन ने उनको नेटवर्क प्लेटफॉर्म दिए, चीन ने उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस दी। इन कुछ महीनों में जिसमें आप कह रहे हैं संबंध हमारे सामान्य हुए हैं, चीन ने हमारे यहां जो एक्सपोर्ट करते थे हम चाइना से, रेयर अर्थ मिनरल्स, टनल बोरिंग मशीन्स, विशेष तरह का फर्टिलाइजर, उसका निर्यात काफी हद तक सीमित कर दिया, उसको रोक दिया। यह सामान्य संबंधों की तस्वीर है क्या?
यह सामान्य संबंधों की तस्वीर है कि 5 साल बाद भी स्टेटस को एंटे रिस्टोर नहीं हो पाया लद्दाख में, और लद्दाख के लोग और लद्दाख के में जो हमारी सेना है वो भी कहती है कि चीन जो है वो वहां पर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा संबंध का सामान्य होने का क्या मतलब होता है। एक आदमी कभी जब किसी से एक तरफा मोहब्बत करता है ना, तो अपने मन में वो काफी सारी पिक्चर गढ़ लेता है। वो अपने मन में सोचता है कि फलाना मुझसे प्रेम करता है क्योंकि वो एक तरफा मोहब्बत कर रहा है। ये एक तरफा मोहब्बत का नतीजा है। मोदी जी को और जयशंकर जी को एक तरफा मोहब्बत है चीन से, और वो एक तरफा मोहब्बत के नतीजे से सोच रहे हैं सब चंगा है, बहुत अच्छे संबंध है। ये अच्छे संबंधों के नतीजे हैं। ना स्टेटस को एंटे हुआ है, एलएसी पर 50-50 गांव बसा रहा है, हमारे अरुणाचल के जगहों का नाम बदल रहा है, हमारे मैप के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये सामान्य संबंध के लोग करते हैं, ये मित्र देश करते हैं। मुझे तो नहीं लगता है। अब इसकी डेफिनेशन मोदी सरकार में कुछ और हो तो वो अलग बात है। जी मैम, ऑर्गेनाइजर मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा गया है जिसमें कहा है कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों का शामिल करना संवैधानिक धोखाधड़ी है। क्या है? संवैधानिक धोखाधड़ी। ये कहां पे छपा है? माइक पे बोल दीजिए, ये कहां पे छपा है? भैया माइक देना उनको जरा। ये कहां पर छपा है? ऑर्गेनाइजर में एक आर्टिकल छपा। ऑर्गेनाइजर कौन छापता है? इसका जवाब भी मैं दूं। ऑर्गेनाइजर या पंचजन्य जैसे अखबार अगर हमारे संविधान पर सवाल उठाते हैं, उनको हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद से चिढ़ है, तो ये तो आरएसएस के वही लोग हैं जो बाबा साहब को भला बुरा कहते थे, उनकी तस्वीरें जलाते थे, संविधान की प्रतियां जलाते थे, जिन्होंने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया। तो ये अब नया क्या कर रहे हैं? ये तो वही लोग हैं जो कहते थे 400 दे दो तो देश का संविधान बदल देंगे। वो अलग बात है, देश ने नकेल कस दी। तो इसमें क्या मैं जवाब दूं? मैडम मुझे ये बताइए, पहलगाम हादसे के टाइम पे भी राहुल गांधी चीख चीख के जगा रहे थे सरकार को। उसके बाद अब राहुल आर सिंह ने जब खुला बता दिया सारी चीज़ें, और राहुल गांधी उस टाइम भी चीख चीख के सरकार को बता रहे थे, फिर भी इतने खूबसूरत रिलेशन जो हम चाइना के साथ बना रहे हैं, इसके पीछे क्या ये वजह है कि भारत सरकार चाइना से डरती है? भारत सरकार चाइना से डरती है कि नहीं डरती मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी जी का जो चीनी प्रेम है वो बहुत प्रगाढ़ है। एक तरफा मोहब्बत की जो शिद्दत है उनकी, वो पिक्चर थी पता नहीं कौन सी, उसमें डायलॉग था एक तरफा मोहब्बत की ताकत। मोदी जी की जो एक तरफा मोहब्बत है चीन से, उसका खामियाजा ये देश भुगत रहा है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैम एक अलग बिहार को लेकर एक है जी। आज भी एक आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर की डेड बॉडी एक कुएं में मिली है बिहार में। लगातार अब तक 14 हत्याएं हो चुकी है तकरीबन पिछले एक हफ्ते 8 दिन पे। इस पर आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है एक दिन ऐसा नहीं बीतता है जहां पर बिहार से रक्त रंजन की खबर ना आए, जहां पर बिहार में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। आप बैंक मैनेजर की बात कर रहे हैं, कोई किराना व्यापारी, कोई बालू का व्यापारी, कोई कपड़े का व्यापारी, कोई अस्पताल का मालिक, चाहे वो गोपाल खेमका हो, रमाकांत यादव हो, विजय मेहता हो, ऐसे तमाम लोगों की दिन दहाड़े हत्या हो रही है। दिन दहाड़े बिहार में गोलियां चल रही हैं। कभी कभी लगता है ओटीटी का प्लेटफॉर्म में जिस तरह की पिक्चरें दिखाई जाती है वो बिहार में हो रहा है, और ये दूर दराज इलाकों में नहीं हो रहा है, ये वहां की राजधानी पटना में हो रहा है। तो बिहार में जो सुशासन का एक फर्जी दावा ढोल ठोका गया, उसकी कलई चुनाव आने पे खुलती ही जा रही है। दिख रहा है दुनिया में बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में महिलाएं असुरक्षित हैं। बिहार में एक बच्ची का रेप होता है, उसको 20 बार चाकू मारा जाता है। पटना के अस्पताल के बाहर वो 8 घंटे तक एम्बुलेंस में रहती है और अंततोगत्वा दम तोड़ देती है वहां पर। यह बिहार है। बिहार बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में नंबर 2 है पूरे देश में, महिला अपराध के मामले में नंबर 2 है, हत्या और हत्या की कोशिशों के मामले में नंबर 2 है। कौन सा सुशासन है भाई बिहार में? यह डबल इंजन की सरकार का ढोल पिट रहा है। यह असलियत है बिहार की। मेरा अपना मानना है कि अपराधी बेखौफ इसलिए है क्योंकि अपराधियों को नहीं, छोटे मोटे लोगों को पकड़ के कार्रवाई की जाती है। बिहार की पुलिस और बिहार का प्रशासन और बिहार की सरकार उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेती है जो नौकरी की मांग करते हैं, जो मांग करते हैं नीट पेपर लीक क्यों हुआ, उनके खिलाफ जो चीजें होती है उन पर निरंकुशता दिखाती है। अपराधी बेखौफ होकर बिहार में घूम रहा है। ये गुंडा राज जो है ये बिहार में डबल इंजन की सरकार का तोहफा है। जी Ma'am, Balasore victim has now lost her life. Rahul Gandhi had also made a tweet in the morning in which he has blamed the entire system. But Dharmendra Pradhan is now attacking Rahul Gandhi, saying that he's trying to play dirty politics over this sensitive matter. And the Deputy Chief Minister is now saying that justice will be given to her. What is your take upon it? How many women will have to lose their lives before our politicians
become sensitive to this. I think what Rahul Gandhi ji is saying is absolutely true. The reality is that this girl, a very promising career ahead of her, kept complaining of sexual harassment not once, not at one platform, but at several levels. The man sexually exploited her, he harassed her mentally, and eventually she was left with no choice, but she self-immolated. And now she has succumbed to her injuries. Her father awaits justice. The rest of this country awaits justice. What did the BJP do? What action was taken by the chief minister? What action was taken by the police? What action was taken by the university? They are all responsible for a young, promising girl to have lost her life. And I hate to say this. I was very moved to see the Honorable President yesterday in Odisha visit her. The President had raised her voice when RG Kar had happened. I wish she starts raising voice about what is happening to women in Odisha. A girl studying in class 6 is pregnant. A girl studying in class 9 is delivering a child. That's the level of sexual exploitation across government schools and colleges. That's what's happening to women in Odisha. The number of women who've gone missing in Odisha has already been spoken from this platform yesterday by both my colleagues Alka ji and Sophia ji. I am not going to repeat that. But what is happening in Odisha is a blot on humanity. It's a blot on justice for women. मैम, एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है। मामला कोर्ट में कल चुनाव आयोग की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसके मुताबिक प्रतिशत में उन्होंने दिया है, लेकिन उसका जो आकलन किया गया 35 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम कटे हैं, जिसमें मृत मतदाता एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टेड हैं, परमानेंट तौर पे उनके नाम है और डबल जिनके नाम थे उनके नाम। कैसे देख रही हैं इसको आप? अब तक अभी 11 दिन शेष है एसआईआर में। एसआईआर बिहार ही नहीं, इस देश के गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ चुनाव आयोग का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि एसआईआर के माध्यम से जो अभी बिहार में किया जा रहा है वो लोगों की सबसे बड़ी ताकत, वोट देने की ताकत को छीना जा रहा है। असलियत यह है कि जो डींगे हाकी जा रही है कि 80% वोट फॉर्म आ गए, उसकी असलियत ग्राउंड रिपोर्ट से खुल रही है। बीएलओ को पता ही नहीं है चीजें कैसे करनी है। बीएलओ रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर, इतनी मानसिक प्रताड़ना है, जबरदस्त वसूली चल रही है। आप ही लोगों के अखबारों में रिपोर्ट हो रहा है, लूटा खसोटा जा रहा है लोगों को कि भैया पैसे दो तब तुम्हारा ये काम किया जाएगा। बीएलओ कह रहा है, शासन कह रहा है हम रिसीविंग दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कोई रिसीविंग नहीं आ रही है। बीएलओ को पता ही नहीं है, वो दफ्तर में बैठकर बिना लोगों क्या जाए मनमाने ढंग से फॉर्म भर रहा है। ऐसे लोगों के वोट के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। और अगर ये सब करना था तो ये 1 साल पहले करते, 2024 के चुनाव के बाद करते। अभी जब चुनाव के मुहाने पर बिहार आया, ये करने की क्या जरूरत है? इससे करीब करीब 4 करोड़ 90 लाख लोग प्रभावित होंगे और उसमें से 3 करोड़ लोग बिहार के बाहर नौकरी की तलाश में आते हैं। उनका क्या होगा? उनके वोट का क्या होगा? उसमें से अधिकांश गरीब है, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं। यह साजिश है लोगों के वोट काटने की, यह साजिश है लोगों के वोट खत्म करने की। ऐसे ही चुनाव चुराया गया महाराष्ट्र में, आज तक एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया चुनाव आयोग, और अब यह बकैती कर रहा है बिहार में। यह चलेगी नहीं, यह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। लोगों से आप उनके वोट का अधिकार किसी कीमत पर नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हमारे संविधान ने हमें वो सबसे बड़ी ताकत दी है। और असलियत यह है कि यह एक प्रशासनिक ऑर्डर के माध्यम से हो रहा है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अमेंडमेंट के खिलाफ है। 24(3) जो अमेंड हुआ, जो कहता है कि आधार को बेसिस पर आपका वोटर आईडी कार्ड बन सकता है, आज भी देश के तमाम जगहों पर बन रहा है। आधार, अगर आपको सांस भी लेनी पड़े, दवाई लेनी पड़े, अस्पताल जाना पड़े, स्कूल जाना पड़े, रेल टिकट, ट्रेन टिकट, डिजी यात्रा, हर जगह आधार चाहिए। यहां आधार नहीं चलेगा। 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे रहे, दिन भर टेरते रहते हैं, यहां पर वो राशन कार्ड नहीं चलेगा। जिस वोटर आईडी कार्ड से ये सरकार चुनी गई वो वोटर आईडी कार्ड मान्य नहीं, तो ये सरकार कैसे वैध और मान्य है? 40 में से 30 सांसद एनडीए के हैं, वापस आए सारे सांसद, वो सारे सांसद आए और इस्तीफा दें, उनको तो घुसपैठियों ने चुना। जब चुनाव आएगा तो इसी तरह का एक नैरेटिव बनाया जाता है।
11 साल से सत्ता में आप हैं, 20 साल से घटक दल आप हैं, वहां पर झुंझुना बजाने का काम करते हैं, घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्लाते हैं जब चुनाव आता है। कहां गए दिल्ली के घुसपैठिए, कहां गए बंगाल के घुसपैठिए? और अगर आप 11 साल से सत्ता में हैं तो अमित शाह जी को तो सबसे पहले बर्खास्त कर देना चाहिए, मोदी जी को। इधर उधर घूमते रहते हैं, घुसपैठियों को नहीं, बीएलओ जाके घुसपैठिए पकड़े ले रहा है। अमित शाह और माइटी इंडियन गवर्नमेंट नहीं पकड़ पा रही है, क्या विडंबना है। बीएलओ जो आंगनबाड़ी की महिलाएं होती हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर होती हैं, क्या जबरदस्त बीएलओ है, घुस घुस कर घुसपैठियों को पकड़ रही हैं। भारत सरकार को पता नहीं चश्मा लगा के दिखाई नहीं रहा है, इधर उधर डोल रहे। क्या तमाशा है भाई, इस देश को तमाशा बना दिया है। इस देश को लाइन में खड़ा करने का एक टास्क देने का तमाशा है। आधार को पैन से लिंक करो, आधार को बैंक से लिंक करो, अपने पैसे के लिए लाइन में खड़े हो जाओ, राशन के लिए अंगूठे का वेरिफिकेशन कराओ, अब जब कोरोना के लिए वैक्सीन लगवाओ, अब जब सब खत्म हो गया लाइन में खड़ा करना, तो अब भैया अपनी नागरिकता सिद्ध करो। आप कौन होते हैं नागरिकता पूछने वाले? तो जो बिहार में हो रहा है वो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।